अगर इंडस्ट्री में डेडिकेशन से काम किया जाए एज एन एक्टर, डायरेक्टर, मॉडल, तो कितना कमा सकता है? अनलिमिटेड। छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ती है। एक्सपेक्ट नथिंग, ऑडिशंस दो, पिच करो अपने आप को जा जाकर। किसी ने उठा लिया आपको तो फिर जिंदगी बन जाएगी। वेब सीरीज मूवीज में चाहिए एक्टिंग, सीरियल्स में चाहिए आपकी याद करने की कैपेसिटी। आप गुड लुकिंग होने चाहिए तो आपके सीरियल्स के अंदर कास्टिंग जल्दी हो जाती है। आप लोगों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? द बेड्स ऑफ बॉलीवुड। जब हम स्ट्रगलिंग डेज में होते हैं हमारा कोई रूटीन नहीं होता। शाहरुख खान सर ने एक बात कही थी ना, खाना भूल जाओ, सोना भूल जाओ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज। सच में होता है ऐसा। आज कल्चर वाइज आप लोगों को क्या डिफरेंसेस फील होता है? आप अपने टाउन से आते हैं मुंबई में, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई 10 साल आगे। मुंबई में तो घर वाली फीलिंग कभी आई कभी नहीं नहीं है। रहता। हमारे यहाँ घर होते हैं बड़े बड़े। मुंबई में एक ऐसा है कि इतने इतने अपार्टमेंट्स मिलते हैं, अपन को रेंट देना पड़ता है 10-10, 15-15 हज़ार रुपए, और वहाँ खुल के रहते हैं घर में जाके कि हाँ अच्छा अब घर में आए हैं। ऑडियंस कई बार सीरियल्स को वॉच कर रही होती है एंड दे थिंक कि यार ये स्क्रिप्ट ना बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है, मतलब ऐसा रियल लाइफ में तो होता ही नहीं। आप लोग जब स्क्रिप्ट्स रीड करते हैं तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है? हाँ, कुछ चीज़ें बहुत खराब है। Hey guys, and this is Bhavna here, and welcome back again to another exciting episode of Podcast where we are featuring a special guest today. And guess what? They have worked with Ayushmann Khurrana and such renowned names like director Aryan Khanji. And today we are going to know very intense things about the world of cinemas. तो ये दोनों जो है बहुत ही यंग, वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल माइंडसेट्स हैं। सो विदाउट एनी डिले आज डिस्कस करते हैं इनके जर्नी, स्ट्रगल्स और इनके पैशन की एक नई कहानी। सो लेट्स वेलकम एक्टर, एक्ट्रेसेस एंड you are also a director. So let's welcome Girish and Khubi ji. So welcome to Podcast. How are you feeling today? Good with bit of nervous. सेम हियर। सो जब खूबी आपने ये सब शुरू किया एज ए मिडिल क्लास फैमिली, गर्ल्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एंड आई एम श्योर कि ड्रीम्स के साथ साथ हमें काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। तो आपकी स्ट्रगलिंग स्टोरी कैसे शुरू हुई एंड आप अपनी फैमिली में किसको देख के एक्टिंग के लिए इंस्पायर हुई? मैं एक्चुअली, मेरे पापा थिएटर करते थे। अच्छा। और काफ़ी टाइम उन्होंने दिया इस फील्ड में, और ओके। कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते वो घर चले गए थे। ओह। पर मैं हमेशा से उनकी स्टोरी सुनती थी। वो बताते थे कि मुंबई में Right. ऐसा होता है, वैसा होता है। तो वो हाँ। सब देख के मैं 5th क्लास में मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अब यही करूँगी। वाओ। और मैं पापा से बोलती थी हमेशा, लेकिन फैमिली वाले इतना अलाउ नहीं करते। एग्जैक्टली। तो धीरे धीरे फैमिली को मनाया, लेकिन पापा श्योर थे कि हाँ इसको जाना है, कर लेगी है। तो उन्होंने सपोर्ट किया। ओके। तो कभी कभी ऐसे डेज हुए जो काफ़ी हाईज एंड लोज फेस करने पड़े हो, मतलब काफ़ी डिप्रेसिव भी डेज निकले हो और एज ए गर्ल मतलब गिव अप करने का भी मन किया, क्योंकि सोसाइटी भी काफ़ी तरीके से आपको परसीव कर लेती है, माइंडसेट्स बना लेती है। तो वहाँ पे आपने एज ए गर्ल उन सब चीज़ों को कैसे ब्रेक किया? स्टार्टिंग में जब मैं मुंबई आई तो काम मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला था। अच्छा। 1-2 महीने तो ऐसे ही निकले। और तब उस टाइम लग रहा था कि घर जाऊँ। ओह। तब उस टाइम पे लगा कि अब नहीं हो रहा है, छोड़ के जाती हूँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं बस एक ऐसा सपोर्टर था साथ में, अच्छा। पापा, हाँ हाँ। कि उनका फेस देख के हमेशा लगता था कि बाकी सब फेडेड है, एग्जैक्टली। सब अलग हो जाता था। बेटियों के लिए पापा के करने की सपोर्ट होता है। एंड गिरीश, आपने तो लाइट्स, कैमरा, एक्शन को बिहाइंड एंड फ्रंट सब जगह से एक्सपीरियंस कर लिया है। इट्स रियली अमेजिंग। इतनी सी एज में आपके इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, हम क्या ही बोले। तो आपकी स्ट्रगलिंग स्टोरी कैसे शुरू हुई एंड आपने कब डिसाइड कर लिया कि यार अब तो यही करना है?
एक्टिंग को लेके तो काफी, मतलब मैं बचपन से ही था कि एक्टिंग करनी है। मतलब स्कूल में भी बहुत सारे कॉमेडीज करता था मैं, राइट। और गाने वाने भी गाता था, हाँ। जो कुछ मुझे अच्छा लगता था। मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड टच वुड। तो इसी चीज को लेके था कि पापा मम्मी से परमिशन मिल जाए किसी तरह। हाँ। फिर पापा मम्मी से बोला, एक हिम्मत जुटा के कि बस पापा मम्मी जाने की इच्छा है और आप मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो, अगर कुछ नहीं होता तो फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगा। फिर स्टार्टिंग में चीजें हुई नहीं हुई, और फिर यहाँ पे आया तब देखा कि हाँ बहुत सारे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत स्ट्रगल है, राइट, एग्जैक्टली। बहुत कुछ। तो फिर धीरे धीरे देखा, करता गया, आज काफी टाइम हो गया। तो ब्रेक थ्रू कब मिला और कैसे मिला, और अपॉर्चुनिटीज मतलब कैसे खुद ने जाके फाइंड आउट किया अपने लेवल पर? मैं रामनगर जाता था और ऑडिशंस के लिए लाइन लगती थी, तो आपको पता ही है वहां पे जाना पड़ता है हाँ। ऑडिशंस के लिए। और फिर मुझे पहला ब्रेक मिला था स्वराज सीरियल। अच्छा, तो सीरियल में क्योंकि देखिए ऑडियंस तो क्या होता है, उनके पास एक आउटपुट जो आता है वो मतलब काफ़ी मेहनत लगती है उसकी, चीज़ें जो पीछे कर रहा होता है वही पर्सन जानता है कि एग्जैक्टली कैसे बनाना है। बट जो आउटपुट ऑडियंस के सामने आता है वो क्रिटिसाइज भी कर देती है चीज़ों को कि ये तो क्या ही बना है, लेकिन उसके पीछे एक जो मेहनत होती है, एक विजन होता है, उसमें आप रियलिटी को थोड़ा सा फ्लैशलाइट करिए, यहाँ पे हाईलाइट कीजिए कि कैसे बनती चीज़ें, और एक्चुअल में जो डायरेक्टर्स हैं उनको किस माइंडसेट के साथ काम करना होता है इंडस्ट्री में। यहाँ पर ऐसा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, हाँ। और आपको जाके अप्रोच करना पड़ता है कि आई एम एक्टर, आई एम डायरेक्टर। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि चलो ठीक है, आपके लायक कुछ रहेगा तो हम बताएंगे, ओके। और वहाँ पे जाके पिच करना पड़ता है हर प्रोडक्शन हाउस में जा जाके। एंड खूबी, आप जब ऑडिशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते तो कई बार आप खाना भी नहीं खा पाती हैं, तो ऐसे में खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन करती हो? एक्चुअली मेरा खाने का सीन बहुत अलग है। ओके। अगर मैं आज नूडल्स खाती हूँ तो मैं एक दिन खाने को बिल्कुल बंद कर देती हूँ। एक अच्छा। दिन मेरा फास्ट हो जाता है। हाँ हाँ। तो ऐसे मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे करती हूँ। अगर मैंने 2 दिन अनहेल्दी लिया है तो फिर मैं एक दिन ऐसे बिल्कुल कुछ भी नहीं खाऊंगी, लिक्विड डाइट लूंगी, तो उसमें थोड़ा मेंटेन हो जाता है। तो राइट नाउ तो आप तारक मेहता जैसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, तो उसके बाद आप कैसा फील होता है, और अभी जब आप अपने होम टाउन जाती हो तो क्या आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं कि लोग जो मिल रहे हैं दे आर एप्रिशिएटिंग जो पहले नहीं करते हाँ, थे? वो पहले रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी ऐसा होता है कि जाती हूँ घर पे तो सब बोलते हैं। और मेरे साथ अभी एक रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ था, मैं होम टाउन में थी, तो ओके। मेरे पीछे वाले टेबल पे 2 लोग बात कर रहे थे और आपस में बोल रहे थे कि वो लड़की है ना जो उसने रेड कलर का टॉप पहना है, राइट। वो तारक मेहता में आई हुई है, तुमने देखा क्या? तो वो सब चीजें सुन के बहुत अच्छा लगता है कि कुछ तो किया है मैंने। एग्जैक्टली। तो जब आप इस कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए गई तो आपको कैसा फीलिंग उस टाइम पे हो रहा था, एंड आपने कैसे उस मोमेंट पे जो थी उनकी जो मेकिंग टीम थी उसको एश्योर कर दिया कि नहीं ये कैरेक्टर तो मेरे लिए बन रहा है? मैंने आज तक जो भी काम किए हैं, मैं कभी प्रोडक्शन जाके मैंने कोई काम नहीं किया है। ओके। या फिर मैंने सारे ऑडिशंस जो दिए हैं वो ऑनलाइन ही दिए हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं ऐसे ऑडिशन दे देती हूँ और फिर मैं ये नहीं होप लगा के बैठती हूँ कि कुछ ना कुछ आएगा। कभी कभी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। राइट राइट। तो मैं बस ये सोचती हूँ कि देखते हैं, तो मैंने ऑडिशन देके ऐसे छोड़ दिया। पर शाम को उनका रिवर्ट आता है कि आप सिलेक्टेड हैं और लॉक्ड है आपकी डेट्स, ये आपकी डेट्स हैं। फिर भी मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती क्योंकि मुझे लगता है कैंसिल हो भी सकता है, पॉइंट पे आके कैंसिल कर देते हैं। पर जब मैं ऑन सेट पहुंच जाती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ अब सब ठीक है, अब मैं करूंगी। नाइस। और कभी कभी ऐसा होता है कि सीन्स भी कट कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो वो मोमेंट्स काफी हार्ट ब्रेकिंग रहते होंगे। अभी मेरे साथ हुआ, अभी मैंने एक शो किया और उसके एक भी सीन्स नहीं आए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, गई और भाग दौड़ ये सब चीजें। बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। सो गिरीश, आपका भी इंडियन 2 में सीन कट हो गया था, हाँ, इंडियन 2 के लिए तो उस टाइम पे आपको कैसी फीलिंग हुई? बहुत वर्स्ट फीलिंग थी कि हम लोग विशाखापट्टनम में शूट हुआ था ये, एग्जैक्टली। और हम 10 डेज के लिए वहां पे थे शूट पे। और जब हमने पूरी मूवी देखी हॉल में जाके, पर वो सीन्स ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे में आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे कर पाते हैं मेंटेन? मेंटल हेल्थ को तो ऐसा है कि अपना जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा एक ही एम था कि वो करना है मरना है। तो अभी भी मेरा वही है कि हाँ करना है मरना है, मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो बस इसी के लिए लगा हुआ हूँ। वाओ, इस एज में आप लोग काफी इंस्पायरिंग हैं। सो हाउ डिड यू टू गाइस मेट? क्या स्टोरी था इसके बिहाइंड?
हम फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे। वाओ नाइस। हाँ जी। तो दोनों को कैसे लगा कि हम लोगों की वाइब्स मैच हो रही है और हमारी दोस्ती इतनी लंबी जाएगी? और क्या आप लोगों ने आपस में भी पर्सनली कोई प्रोजेक्ट डिसाइड किया है फॉर योर फ्यूचर? हाँ जी, अभी तो ऐसे ही हम शॉर्ट फिल्म वगैरह लिख रहे हैं। अच्छा। देखते हैं कुछ टाइम बाद में अगर चीज़ें हो पाई अच्छे से तो फिर बनाएंगे ओके। ज़रूर। सो आयुष्मान खुराना के साथ आपका जो मोमेंट था, बहुत क्रेजी मोमेंट था। एग्जैक्टली बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आपका। हाँ जी। आपने सॉन्ग भी गाया उनका पानी दा रंग देख के, हाँ जी, और हाँ जी। उन्होंने आपको मतलब गले लगा लिया उस टाइम पे, तो कैसी फीलिंग हुई? वो फीलिंग थी, ये शूट चला था सीवुड मॉल है यहीं पे, अच्छा। साउथ बॉम्बे में। ओके। तो वहाँ पे मैं गया था तब पैकअप हो गया था मॉर्निंग में। हाँ। नाइट की शिफ्ट थी। ओके। मॉर्निंग में मिला, मेरा था कि मुझे मिलना है इनसे कैसे भी करके। राइट। तो बॉडीगार्ड्स वगैरह खड़े थे पर मेरा था कि बस मिल लूँ कैसे। मैंने जोर से आवाज़ लगा दी, सर मुझे आपको गाना सुनाना है। हाँ। तो इट्स लाइक कि अभी, मैंने कहा जरूर सर अभी प्लीज। इतना गट्स कैसे गट्स गट्स आ गए थे, पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था। अच्छा। मैंने कहा सर मेरे को आपको गाना सुनाना है, बस एक बार आप। तो उन्होंने बोला अच्छा आ जाओ आप उधर। तो पैकअप हो ही गया था, डायरेक्टर सर भी वहीं थे। राइट। हाँ जी। और फिर वहाँ पे उन्होंने बुलाया, वो कॉस्ट्यूम में थे लेडीज वाली, क्योंकि उनकी Dream Girl। मूवीज थी ना ड्रीम गर्ल। राइट। राइट। तो उनको मैंने उसी कॉस्ट्यूम में, मैं भी उधर ही था, मैंने गाना सुनाया पानी दा। 1.5 मिनट तक के लिरिक्स याद थे, मैंने सुना दिए। तब उनको अच्छा लगा, उन्होंने हाथ मिलाया, गले मिले। वाह। और वो आज BTS रिकॉर्ड है उनकी प्रोडक्शन में। वाह वेरी नाइस। तो आप अपने जब इंस्पिरेशन से मिलते हैं, आइडियल से मिलते हैं और एक अलग अदर कैरेक्टर्स में उनको देखते हैं, तो क्या उस टाइम पे आप लोग भी एज एक्टर एंड डायरेक्टर्स खुद के लिए दिमाग में कोई इमेज क्रिएट करते हैं कि यार ये रोल तो हमें फ्यूचर में करना है, ऐसा कुछ? मेरे साथ मैंने फर्स्ट टाइम जब ओम शांति ओम देखी थी, हाँ। तो मैं दीपिका को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा। और तब मुझे देख के ये लगा कि मैं अगर ओम शांति ओम 2 आएगी ना तो इसमें मुझे होना चाहिए, वाह। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं वो कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले कर पाऊंगी। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी डायलॉग्स आते हैं, जैसे जितनी चादर हो उतने पाँव पसारो, उतने ही ड्रीम्स देखो, अपने आप को एक हॉराइजन में आप लिमिटेड कर लो। मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ, तो आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करती है? थोड़ा बहुत। तो जब आप जैसे 5th स्टैंडर्ड में थी, तो तब आप की स्टोरी बताती है हमें कि आपने तभी विजुलाइज कर लिया था, तो ये कैसे रियलाइज हुआ कि नहीं ये मेरे लिए बना हुआ है? पता नहीं, बस मैंने सोच लिया कि मुझे करना यही है, या फिर ये करूंगी या फिर कुछ नहीं करूंगी। मेरा Okay. सीधा था। मैंने मेरे पापा से 12th के बाद ही बोला था, या तो आप मेरी शादी कर दीजिए या तो मुझे ये करने दीजिए। या तो आपके मन का हो जाएगा या तो मेरे मन का हो जाएगा। तो अभी क्या बेटर लगता है, हाउसवाइफ बनना सही था उस टाइम पे? नहीं, बिल्कुल नहीं सही था वो। तो ऐसा क्यों डिसाइड किया उस टाइम पे? मतलब होता है ना फैमिलीज में, Thoughts आते इंडियन हैं। फैमिलीज में यही होता है कि पढ़ बढ़ के अपना कंप्लीट करके फिर शादी, एक ऑप्शन होता है। पर मेरा ऐसा नहीं था, मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है मुझे बस। तो अर्ली डेज में जब आप ये सब चीज़ें कर रही थी, प्रिपेयरिंग फॉर मॉडलिंग, एक्टिंग, तो क्या आपके पास ऐसे कुछ मोमेंट्स हुए जैसे मतलब जिससे लगा हो कि नहीं आपको क्रिटिसाइज किया गया हो, आपको प्रेशराइज फील हुआ हो जिससे कि नहीं कर पाऊंगी, या ऐसा कुछ किसी ने ऐसा कुछ बोला हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। ओह कोई नाइस। प्रेशर नहीं रहा, ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं रहा कोई प्रेशर। राइट। तो अभी जब आपके फादर आपको देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, उनका मतलब अल्टीमेट गोल क्या है आपको लेकर के, वो आपको कौन सी स्क्रीन पे अब देखना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे पापा मूवीज वगैरह के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि एक बार वो मुझे मूवी में देखें, और कभी वो मेरा शो नहीं देखते खुद से, कभी भी नहीं। उन्हें कोई बाहर वाला आके बोल देता है कि आपकी बेटी तो इस शो में आई हुई है, तो वो वाह। खुश हो जाते हैं। राइट। तो आपने लाइफ को इतने अच्छे से यहाँ पे मुंबई के मार्केट में ग्राउंड में जाके एक्सपीरियंस किया है, तो जो इंडस्ट्री में अब जो लोग हैं जो इस में कदम रखना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे? मतलब क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पे जो एज ए न्यू कमर नहीं फेस करनी चाहिए या उनसे दूर रहें? हाँ, कुछ चीजें बहुत खराब है, बहुत खराब है, पर आपको उनसे खुद ही बचना होगा। आपको कोई Okay. बचाएगा नहीं वहां से। आप समझ जाएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पे एडजस्ट होंगे ना, आप समझ जाएंगे कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज ठीक नहीं है। क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, वो हमारा एक्सपीरियंस है हाँ कि हमने ये चीजें फेस की हैं। हो सकता है आपको वो चीजें फेस नहीं करनी पड़े। एग्जैक्टली, हर एक की हाँ, अलग जर्नी। सब अलग जर्नी है बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे एज ए डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर तो यही है कि आपको आराम नगर जाइए, अगर आपको डायरेक्शन में भी जाना है
तो हाँ। या तो कहीं सीरियल्स के सेट पे जाइए, वहाँ एडी के लिए पूछिए कि मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल सकता है क्या, तो वहाँ इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी वैकेंसीज खाली रहती है, अच्छा। तो वहाँ पे कोई भी बुला लेगा। हम्म। तो अभी जब आप लोग एक नोन फेस बन चुके हैं, तो जैसे लाइफ में कभी ऐसा भी फील हुआ, मतलब पेपराइजी मूवमेंट हुआ हो, फैंस ने आके हाथ चला, अरे आपको देखा है? इतना तो अभी तो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, पर मैं अच्छा। एक बार अपने होम टाउन में थी और ऐसे Okay. ही मैं रैंडम घूम रही थी और एक लड़की मुझसे आके बोलती है कि आप शौर्य हो ना, आपने हाँ। वो सीरियल किया है, वो तारक मेहता शो किया है। तो मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत नया था। तो इंस्टा पे आपका हैंडल या इट्स खूबी है, हाँ, तो इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? और आपका रियल नेम जैसे शौर्य आपने बताया, तो नेम चेंजिंग क्यों? मेरा ऑफिशियल ऐसा नेम शौर्य है और अच्छा। निकनेम मेरा खूबी है। ओके। हाँ, खूबी मेरा ज्यादा फेवरेट है क्योंकि मेरे पापा ने बहुत सोच के वो नाम कि इसमें वो खूबी हाँ। है। राइट, इंस्पिरेशन वहाँ से आया होगा। तो आप लोग जब भी किसी प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग उस कैरेक्टर की प्रैक्टिस के लिए, या जैसे आप बिहाइंड द कैमरास आप काम करते हैं, तो उसके लिए आप कितने ड्यूरेशंस देते हैं टू मेक दैट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल? ड्यूरेशंस तो टाइम तो लगता ही है, चाहे स्क्रिप्ट लर्न करनी हो, और टेक्स पे डिपेंड करता है, प्लस आपके मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी याद कर लेते हो, उस चीज़ को ग्रैब करते हो। अगर आपका फिर मन शांत होता है तो फिर आप जल्दी कर लेते हो उसको। राइट। सो ऐसा कोई इंसिडेंट जब आपने इमेजिन किया हो कि ये कैरेक्टर जो है मेरे जोन से बाहर है, या मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, इसमें नहीं जा पाऊंगी? मैं एक कैरेक्टर कर रही थी, मेरा एक सीरियल था जय जगन्नाथ, हरिओम चैनल पे आ रहा था वो। ओके। वो 10 दिन का सीरियल था। हाँ। और कॉस्ट्यूम कुछ बहुत अजीब से थे। अच्छा। मुझे लगता था मैं नहीं करूंगी ऐसे कैरेक्टर्स। हम्म। पर फिर एक चीज आती है ना आपके माइंड में कि आप स्ट्रगलिंग है और आपको हाँ। अगर ये काम मिला है तो आपको इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि आपको Exactly. अपना खर्चे निकालने हैं यहाँ पे Portfolio रह के। बनाना है। हाँ, और आपको आपकी प्रोफाइल बनानी है। हाँ। तो वो उस चीज को सोच के फिर मैंने खुद को 1 घंटे मैंने टाइम लिया था उस टाइम वो कॉस्ट्यूम पहनने में, और मैंने बस सोचा कि ठीक है कर लेंगे अभी। तो Okay. बहुत खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं, अभी ये खर्चा भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, हाँ। रेंट पे करना है, ये पे करना है। तो इन एक्टिंग इंडस्ट्री जब आपके स्ट्रगलिंग फेज था, कि जहाँ पे आपको लग रहा था कि यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए, तो वो दिन कहाँ से शुरू हुआ? और आज जब आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, तो उसके पीछे की स्टोरी, और क्योंकि ऑडियंस जो है वो सिर्फ आगे का आउटपुट देखती है, वो उसके पीछे का जो स्ट्रगल रहा है वो कोई जानता नहीं है। तो आप अपनी उस स्टोरी के बारे में बताइए। पहले जब मैं मुंबई आया था, हाँ। तब मैं कल्याण में रहता था, जो सेंट्रल मुंबई में है, और तब मुझे रोज ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी अंधेरी के लिए, महाड़ा। अच्छा। और यहाँ पर मैं थिएटर करता था, जो सुबह 12 बजे से शाम को 6 बजे तक चलता था, और हमारी रिहर्सल चलती थी रात भर, जैसे एक किसी प्ले को करना है हम लोगों को, तो फिर ऐसे चलता था। तो स्टार्टिंग में जब इतना सब कुछ आप लोग खुद मैनेज कर रहे थे, तो फाइनेंशियली जो दिक्कतें आई उनको कैसे ओवरकम किया? फाइनेंशियली तो पहले पापा ही सपोर्ट करते थे स्टार्टिंग अच्छा। से ही, अभी तक सपोर्ट करते हैं वो, लेकिन हाँ। अब थोड़े टाइम बाद अब स्टेबल हो गए, तो अभी वो चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रेट। अभी तो ऐसा रहता है कि हाँ, खुद का कुछ कर लेते हैं ऐसे। अच्छा। तो एज ए अर्निंग वाइज आई नो कि आप कोई फिगर नहीं दे सकते, तो ये बताइए कि इसमें अगर इंडस्ट्री में डेडिकेशन से काम किया जाए, तो एज एन एक्टर, डायरेक्टर, मॉडल, क्या एक पर्सन की नेटवर्थ बन सकती है? मतलब वो कितना कमा सकता है? अनलिमिटेड। नाइस आप आंसर। ऐसा है कि छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ती है, कनेक्टिंग बनानी पड़ती है, कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। हाँ। उसके बाद जितने लोगों से मिलोगे उतने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। एक्सपेक्ट नथिंग, मेहनत 100% देनी पड़ेगी। एक्सपेक्ट मत करो आप कुछ आउटकम मिलेगा उससे। हाँ। आप ऑडिशंस दो, पिच करो अपने आप को जा जाकर। अगर किसी ने उठा लिया आपको, तो फिर जिंदगी बन जाएगी, वही वाली Okay. बात है। तो एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर आपके क्या क्या लाइफ लेसन्स रहे आज तक? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। लाइफ लेसन यही है कि कभी भी गिव अप मत करो, चाहे वो आप किसी भी फील्ड से हो, या एक्टिंग से हो, या कहीं से भी हो, क्योंकि स्ट्रगल डेज आते हैं, नॉर्मल डेज, कभी भी कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता है। डाउनफॉल्स आते हैं, कभी आप बहुत अच्छी ऊंचाइयां भी पहुंच जाते हैं,
पर वही है कि आप कभी भी हार मत मानिए, अपने आप को डिमोटिवेट फील मत करवाइए, बिल्कुल। क्योंकि आपसे ही सब कुछ है। आप अपना जितना अपने आप को ग्रो करोगे उतनी चीज़ें आसान होती जाएगी। अच्छा, मुंबई को एक सपनों का शहर कहा जाता है, तो ये मुंबई सिटी ने आपको क्या-क्या दिया है और क्या-क्या छीन लिया है, ऐसा कुछ? छीना ज़्यादा है और दिया कम है। अच्छा। क्योंकि जो हम सोचते हैं, यही एज होती है हमारे पेरेंट्स के साथ बिल्कुल, टाइम स्पेंड बिल्कुल। करने की, हाँ, और हम 8-8 महीने में, 1-1 साल में घर लौटते हैं, हाँ। दिवाली में या कोई भी ऐसा फेस्टिवल हुँ। होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी जो एज चल रही है, अभी हाँ। मैं इस टाइम पे काम कर रही हूँ और 24-25 तक मेरा यही चलेगा। राइट। इसके बाद मैं शादी करके किसी और के घर में जाऊँगी। अच्छा। तो मैंने तो मेरा फैमिली टाइम खत्म कर दिया ना 20 के एज में ही। हुँ, तो ये सब चीज़ें लेता ज़्यादा है। आपके हाँ। सपने जो आपसे लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। पर ओके। देते शायद कुछ परसेंटेज में है। तो एज़ एन एक्ट्रेस आप कौन-सी एक्ट्रेस को अपना गुरु मानती है या फिर उनके जैसा बनना चाहती है इन फ्यूचर? बनना तो मैं किसी जैसा नहीं चाहती, खुद के जैसा चाहती हूँ। ग्रेट। पर मैं दीपिका पादुकोण को बहुत पसंद करती हूँ स्टार्टिंग से ही। ओके, तो आपका भी दीपिका जी की तरह गोल है कि रणवीर सिंह इंसान के साथ शादी हो या फिर एक कॉमन मैन को भी कॉमन पसंद? मैन। ओके, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत ओके। खुश रहती हूँ, एकदम। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो जो सिंपल हो, मुझे हाँ। संभाल ले, बस। तो ऑफ स्क्रीन आप एक दिल्ली गर्ल की तरह, मतलब जो जैसे हम एक सिंपल गर्ल को हाँ। इमेजिन करते हैं, बिल्कुल वैसे हाँ, ही वैसे रहती हैं। बिल्कुल वैसे। तो जब आप किसी कैरेक्टर को प्रैक्टिस करती हैं या उसके अंदर जाती हैं, तो कभी-कभी ऐसा फील होता है कि ये तो यार मेरी रियल लाइफ जैसा लग रहा है, या ये लड़की तो मेरा ही रोल लग रहा है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ये तक तो मैंने ऐसा कोई हाँ। मेरे साथ हुआ है। जी। एक मैंने नेगेटिव लीड में एक सीरीज करी थी, अच्छा। ये गूंज नाम है उसका। दरअसल वो अभी आई नहीं है, लेकिन उसकी ट्रेलर लॉन्च हो गया। राइट, राइट। तो उसके अंदर बहुत नेगेटिव दिखाया गया है मुझे। तो अच्छा। कभी कभी लगता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, कभी हाँ, कभी मतलब हाँ। इस नेगेटिविटी पे चला जाता हूँ, ईगोइस्टिक चीज़ों पे चला जाता हूँ जिस तरह उसमें दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि नहीं, इस कैरेक्टर को कैरेक्टर तक ही रहने देते हैं, इन रियल लाइफ मुझे अपने आप को सुधारना चाहिए, तो बस इसीलिए। वाओ, सैल्यूट टू यू, बिकॉज़ पॉडकास्ट में लोग अपनी वीकनेसेस एंड नेगेटिव साइड का भी डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ जी। तो ऐसा कैसे चेंजिंग आया आपके अंदर, और क्या ये आपका मतलब होता है कि हम एज अ मेल, कहती है सोसाइटी भी कहती है कि ईगोइस्टिक ज़्यादा होते हैं लोग या फिर उनमें इमोशंस कम होते हैं, तो ये नेगेटिव पर्सपेक्टिव कहीं वहाँ से तो नहीं बना आपका? नहीं, वैसे तो खानदान है। अच्छा, अच्छा। तो अब बाकी मैं ममाज बॉय हूँ, मैं मम्मा की ज़्यादा सुनता हूँ, पापा की सुनता हूँ, पर मम्मी की ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि माँ के जितना सरल सहज कोई नहीं है इस जीवन में। वो जितनी तरीके से समझाती है कि नहीं, वो डांट लगा के भी समझा देती है, वो प्यार से भी समझाती है। Right. उनके वे बहुत अलग है, लेकिन उनका सही है समझाने का तरीका कि नहीं, ये गलत है तो गलत है, तो इसको उस हिसाब से लेना चाहिए। एंड आपके आइडल इंस्पिरेशन क्या है, और फाइनली आपका क्या ड्रीम है कि मुझे इन जैसा ही बनना है, इसी एक्टर की तरह मुझे रहना है? मुझे क्रिश्चियन बेल बहुत पसंद है। वाओ। हाँ, और शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है। ओके। वो मतलब उन्होंने जो फिल्म्स करी है स्टार्टिंग से ही, जो हमारा चाइल्डहुड रहा है कि हाँ उनके गानों से शुरुआत होती थी, 9XM पे पहले चलते थे। हाँ, राइट। चले छैया छैया छैया। तो फिर वो सब देख देख के कि हाँ शाहरुख खान सर कुछ तो है, उनके अंदर वाइब है, एक एनर्जी, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैं उन आर्यन खान सर से भी मिला था, राइट। जिनकी अभी डायरेक्शन में ये करके आए थे काम। हाँ। तो बहुत सही बंदे हैं वो, बहुत सच में। तो कुछ ऐसी ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इंडस्ट्री में, कुछ ऐसे सक्सेस मंत्रास आप या उनके रिचुअल्स जो आप डेली देखते हैं कि कंसिस्टेंटली ये लोग कर रहे हैं ये चीज़ें, मतलब डेली उनकी लाइफ में रिपीटेटिवली वो ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कुछ जो आपने सीखे, उनसे सीखी हो, ऐसा कुछ सीक्रेट यहाँ बताना चाहें? अगर आप सपने देख रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। राइट। क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि लोग छोटी-छोटी सी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, हाँ। थक जाते हैं, हाँ। उनको लगता है कि नहीं, अभी नहीं हो रहा है। उधर ही नहीं थकना है, क्योंकि हो सकता है वो आपका लास्ट पॉइंट हो, इसके बाद आपकी सक्सेस हो, तो वहाँ नहीं रुकना है। मैं ये भी मानता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन आजकल जो फोन्स की है लोगों को, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल बंद करके आप जो भी काम कर रहे हो एज एन एक्टर,
तो आप हर दिन एक कोई भी स्क्रिप्ट उठा के उस पर रिहर्सल करो कि मैं इसको कैसे किस तरीके से करता हूँ 9 मूड्स में अलग अलग तरीके से, कि हाँ मैं इस चीज़ को ऐसे भी ले सकता हूँ। तो पर वही है, रोज आपको जिम जाओ फिटनेस के लिए और बाकी मेडिटेशन करो, एग्जैक्टली। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसको सब लोग कहते हैं कि नहीं बोर्ड हो रहे हैं, पर बोर होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि असल में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बहुत पैशनेट होते हैं। मेरा एक मंत्रा है जैसे कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो। बिल तो एसआरके का नाम आपने ले दिया है अब। हाँ जी। तो एसआरके इज द किंग ऑफ रोमांस। हाँ जी। रोमांस को लेके आप दोनों के क्या थॉट्स हैं? कुछ बताओ, बिहाइंड द सीन आपका क्या क्या रहता है, मतलब रिलेशनशिप्स के बारे में। एज अ जेंजी आप लोग कैसे कप अप कर रहे हैं? दरअसल मैं तो जेनजी में बिल्कुल बिलोंग नहीं करता। मैं ये जो आजकल के जो लोग हैं, मैं बिल्कुल जो जेनजीज है, मैं ऑफेंड भी नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन मैं उस चीज से बिलोंग नहीं करता। मैं भी आज 90s के गाने सुन के मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस टाइप का हूँ। Cool. मुझे नए नए गाने हाँ ठीक है लगते हैं अच्छे, पर वो एक हद तक अच्छे लगते हैं, लेकिन आप जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनको हर हमेशा सुन सकते हो। एक ओल्ड लव टाइप। राइट, नाइस। तो आप लोगों के हिसाब से जैसे कि आप ऑफ स्क्रीन भी चीज़ें देखते हैं काफ़ी अपनी रियल लाइफ में भी, एंड ऑन स्क्रीन क्योंकि ऑडियंस उन्हीं से इंस्पायर होती है, रोमांटिक आइडियाज़, लव लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है वहाँ से आइडियाज़ लेती है। तो ऐसे में आप ऑडियंस को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि रियल लाइफ में रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? पेशेंस रखिए चीज़ों को लेके, क्योंकि अभी बहुत स्ट्रगल है, बहुत हाँ। कंपटीशन है चीज़ों में, और हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला 100% दे, बट हम Right. 50% भी नहीं दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर अगर सामने वाला कर रहा है 50%, तो आप भी 50% करिए। आप डिपेंड मत हो जाओ किसी पे कि बस सिर्फ सामने वाला करके देगा, या फिर वो लड़का है तो वो ज्यादा करेगा। नहीं, मुझे बहुत पसंद है लड़कों को पैम्पर करना, मतलब लड़कों को क्या, जो भी मेरा पार्टनर होगा पैम्पर करना मुझे बहुत पसंद है। हाँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पैम्पर करे, पर मुझे लगता है कि मैं उसे पैम्पर करूँ। नो प्रिंसेस। हाँ हाँ हाँ, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। एंड आपका क्या गोल है रिलेशनशिप में? ऐसा ही है कि मैं को इन फ्यूचर जो भी रहेंगे मेरे पास। बिकॉज आपने पहले हमें बता दिया आप मम्मास बॉय हैं, हाँ जी। तो आप अपने पार्टनर से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं 0% एक्सपेक्टेशन करता हूँ। मैं बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखे, उनकी इज्जत करे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका एंगर इश्यूज, उनके टेम्पर्ड, उनका बोलते हैं ना सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बस मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करे और करेंगे, बस देखते हैं। अमेजिंग। तो आज हमें जानने को मिला कि ये लोग बिहाइंड द स्क्रीन कैसे थॉट्स रखते हैं और कैसे रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं। राइट। तो आप जब तारक मेहता की सेट पर थी एंड हमारे जितने भी कॉमेडी लीजेंड्स हैं इनसे जब आप मिली, जैसे ये तारक मेहता जी का जो कैरेक्टर रहा, सो दिलीप जोशी जी से जब आप मिली और शैलेश लोढ़ा, और ये क्योंकि इनके कपल्स में काफ़ी नोक झोंक भी होती है ऐसा, तो ये बिहाइंड द स्क्रीन आपको अपने रियल लाइफ के भी किस्से बताते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। Okay. ऐसा नहीं होता है, पर हाँ मुझे सेट में काफी अच्छी एनर्जी फील हुई। Wow. अच्छे लोग थे वहाँ पे। हाँ। और क्योंकि मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ जब भी मैं सेट पे पहुँचती हूँ, पता नहीं कैसे लोग होंगे और कैसा Right. बिहेवियर होगा, क्योंकि हम आउटसाइडर्स हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर बहुत अच्छे लोग भी आपको मिल जाते हैं और बहुत बुरे लोग भी आपको मिल जाते हैं। तो तारक मेहता के सेट पे मुझे सारे लोग जो थे वो अच्छे मिले। अच्छा। और जो टप्पू सेना थी वो तो बहुत ही कूल थी। ओके। और मतलब उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और हम सब स्क्रिप्ट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं आउटसाइडर हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो एक अपनापन और अच्छा फील हुआ वहाँ पे। तो अभी आप लोगों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? द बेट्स ऑफ बॉलीवुड जो है उसमें मैंने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है, तो Wow. 19 सितंबर वो रिलीज होने वाली है। तो अभी आज जब आपको इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिल चुका है एंड एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हॉलीवुड से आपको काफ़ी इंस्पिरेशन है, वो आइडल है आपके, तो कभी कभी आप ऐसा भी सोचते हैं कि क्या मेहनत करके हॉलीवुड में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ सोचा होगा? मेहनत करते हैं, और अगर सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करता है, एक ईमानदार इंसान, खुद से ईमानदार नहीं है आज के जमाने में, खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, मेरा तो ये कहना। तो कल्चर वाइज आप लोगों को क्या डिफरेंसेस फील होते हैं जब आप अपने टाउन से आते हैं मुंबई में? तो कितनी चीज़ें अलग फेस करने को मिली और शॉकिंग मोमेंट्स हुए कि ऐसा भी हो सकता है लाइफ में?
बहुत सी चीज़ें, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल है चीज़ें, बहुत चीज़ें बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई 10 साल आगे है हमारे टाउन से। ओके। यहाँ का जो रहन सहन है, हाँ। खान पीन है, वो सब कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर पेरेंट्स आ जाए तो वो तो एक बार के लिए शॉक्ड हो जाएंगे कि ये क्या है। राइट। यहाँ की लोकल ट्रेन्स, हाँ। यहाँ की जो भीड़ है, उससे ही एकदम से घबराहट हो जाएगी कि वो यहाँ पे तो मुंबई में एक ऐसा है कि इतने इतने अपार्टमेंट्स मिलते हैं। हाँ। हमारे यहाँ घर होते हैं बड़े बड़े। राइट राइट। तो इतने से का अपन को रेंट देना पड़ता है 10-15 रुपए, और वहां खुल के रहते हैं घर में जाके कि हाँ अच्छा अब घर में आए हैं। मुंबई में तो घर वाली फीलिंग कभी आई नहीं कभी है नहीं मुझे। आती है। सो गिरीश, ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे टॉलीवुड है, साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, और हॉलीवुड, कोरियन, मतलब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी इंडस्ट्री आइडियल है? और इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे अभी नेगेटिव फैक्ट्स भी डिस्कस होते हैं, जैसे नेपोटिज्म होता है, काफ़ी सारी पार्शियलिटीज़ होती है। तो क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ? मैं बॉलीवुड को लेके तो ऐसा है कि मुझे करना तो काम यही है, क्योंकि साउथ से तो मुझे अभी कुछ मिलने से रहा काफी। हाँ। अभी मैं पिछली बार गया भी था तो कॉन्टेक्ट्स भी बने थे वहाँ, बिल्कुल। लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और मैं चाहूँगा कि मुझे साउथ से कुछ ऑफर्स मिलेंगे इन फ्यूचर, तो मैं ज़रूर करूँगा। वंडरफुल। तो आप दोनों ने एड, शॉर्ट्स फिल्म्स, मूवीज काफी सारे काम कर लिए हैं। तो 5 साल में आपको क्या लगता है कि ये इसके अलावा भी कुछ आउट ऑफ द लीग आप लोग कुछ कर लेंगे, या फिर और आपका ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट रहा जो मतलब ऐसा लगा कि जिसने आपको सबसे ज्यादा सिखाया हो आज तक? मैंने जो सीरियल किया था जय जगन्नाथ, ओके। क्योंकि बहुत रेनी डेज चल रहे थे उस टाइम पे, तो मैं सुबह ठाणे से मुझे बस मिलता था, तो मैं पनवेल से ट्रेवल करती थी ठाणे के लिए, और सुबह मैं 5 बजे मेरी ट्रेन होती थी, 5 बजे से 6 बजे तक मैं ट्रेवल करती थी और ठाणे पहुंचती थी, और ठाणे से वापस बस होती थी जो 1 घंटे की होती थी। ओके। तो शाम को जब वापस लौटती थी, शाम को 7 बजे के समथिंग पैकअप होता था। वो एक चैना क्रीक का ब्रिज था, एक जंगल था जहाँ पे चीज़ें चल रही थी, और मैं 2 ढाई बजे वापस पनवेल पहुँचती थी। सोचो मैं 2 ढाई बजे वापस पनवेल आती हूँ, और सुबह 4 बजे मुझे वापस सिर्फ 2 घंटे सो के वापस जाना होता था। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा कठिन था मेरे लिए। बिल्कुल, काफी हेक्टिक। हाँ। तो आप लोगों का फेवरेट प्रोजेक्ट आज तक कौन सा रहा? एड, शॉर्ट फिल्म्स और इतनी सारी चीजें आप लोगों ने की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो मैंने गूंज एक शॉर्ट फिल्म करी थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म थी। वो अभी तक आई नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो आए तो देखे लोग। उसमें मैंने अच्छा काम किया है काफ़ी। एंड आई थिंक आप काफ़ी रियल और ऑथेंटिक है, बिकॉज आप जो इमोशंस फील करते हैं एंड उसको जब आप ऐसे विजुअल्स के साथ वर्बली जो बता रहे हैं, आई कैन ऑलरेडी फील कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। यहाँ से सेंस हो रहा है। मतलब कई बार होता था कि डे नाइट की 2-2 शिफ्टें मार ली काम है। गोरेगांव से मलाड चले गए, मलाड से इन्फिनिटी चले गए, कहाँ शूट चलता है, जहाँ शूट चलता है, फिर वो आगे पीछे रह जाता है टाइम, सोने को नहीं मिलता है। पर हाँ, काम इधर ऐसा है कि अगर आपको मिल रहा है तो करो काम, चाहे वो 10 दिन का लगातार भी है, क्योंकि अगले महीने कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है यहाँ पे। तो इंडस्ट्री तो अपनी एक अलग पहचान रखती है, और सोशल मीडिया पे आजकल जो भी लोग टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट को जो भी उनके पास अवेलेबल है, वी कैन से द बर्ड इन हैंड, जो भी रिसोर्सेज हैं उनके साथ वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया जो आप जैसे लोग एस्टेब्लिश्ड हैं ऑलरेडी, उनकी लाइफ में भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है? रखता है, सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि ऐसा है कि आप किसी से भी आजकल ऐसा हो गया है कि सब अपने अपने में रहते हैं, कोई फोन कॉल्स नहीं है, या सब अपने अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, कोई किधर है कोई किधर है। तो स्टोरीज देख के पता लग जाता है कोई कहाँ है, कोई ये कर रहा है, चलो ये ग्रो कर रहा है। Right. हम तो फिर हम भी हमारा उस हिसाब से दिखाते रहते हैं कि हमने यहाँ पे आए, आज ये शूट किया है, वो किया है। तो बाकी बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म, अगर अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप मुंबई नहीं आ सकते तो आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना कंटेंट बना के आगे बढ़ सकते हो।
नाइस। आप लोग इतने सारे सेलिब्रिटीज से मिल चुके हैं, तो आपका जो ऐसा कोई कोलैब जो आप अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि लाइफ में इसी चीज के लिए हम काम कर रहे हैं कि इस वाले पर्सन से तो मिलना ही है, ऐसा कोई सेलिब्रिटी अभी तक? मेरा था, मैंने कार्तिक आर्यन से मिलना था मुझे। ओके। और एक IQ07 की एक ऐड थी, उसमें मैं फीचर्ड हुआ था। और वहाँ पे फन फैक्ट, वो कार्तिक आर्यन लीड में थे और मैं जस्ट बगल में बैठा था। मैं उनको देख रहा हूँ बार बार, अच्छा वही है ना, वही है ना। और इन फ्यूचर मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ। मुझे काम करने की बहुत अच्छा है उनके साथ में। सो गिरीश जी, आपने ब्रांड्स के लिए भी काफ़ी काम किया है, क्लोथिंग ब्रांड्स, बी यंग एक्सेट्रा। तो जो आपका ऑन कैमरा एक्सपीरियंस है विद मूवीज एंड ऑल, तो ब्रांड्स के लिए क्या डिफरेंस आता है? और उनका जो शूट होता है, ब्रांड का जो विजन होता है, उसके लिए आपको एक अलग तरीके से काम करना होता है। तो वहाँ पे आप कैसे प्रोसेस करते हैं और एक प्रोजेक्ट पे कैसे डिफरेंटली वर्क होता है, उसके पीछे की बैक स्टोरी बताइए। जैसे कि ब्रांड्स हो गई, वो बनती है स्पेसिफिक रील्स, वो आएगी आपके इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एग्जैक्टली। तो उनका रहता है कि रील्स को शूट करने के लिए फटाफट स्क्रिप्ट बोलनी पड़ती है। और जैसे आप अगर एज एन एक्टर हो या किसी फिल्म में सीरीज में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अच्छे से डायलॉग्स को लिया जाता है। लेकिन इधर फटाफट दिखाया जाता है कि आप कितनी जल्दी से बोल सकते हो। और क्योंकि उसमें कुछ सेकंड्स ही होते हैं, उसी में आपको वो क्रैक करनी है चीज़, क्लोथ्स को दिखा दिखा के। सो ऑडियंस जो होती है कई बार सीरियल्स को वॉच कर रही होती है एंड दे थिंक इन माइंड कि यार ये स्क्रिप्ट ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, मतलब ऐसा रियल लाइफ में तो होता ही नहीं। तो आप लोग जब स्क्रिप्ट्स रीड करते हैं, तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे डायलॉग इस तरीके से चेंज किया जा रहा है, मतलब उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है ऑन बिल्कुल स्क्रीन, होता है, बिल्कुल होता है। बट फिर भी आप उसको एक्ट में कैसे लेकर आते हैं? करना ही पड़ता है वो, ऑप्शन नहीं है हमारे ऑप्शन नहीं पास। होता उसके बाद। ओके, क्योंकि लॉजिकली काफी चीजें नहीं हाँ। मैटर करती हैं यहाँ पे। तो कभी आपने लीजेंड्स को या फिर आप खुद उस फेज में आए हैं कि आपको फ्रस्ट्रेटेड फील हुआ हो किसी स्क्रिप्ट को देख करके? हाँ, हुआ मुझे, ओके। सीरियल्स में हुआ अच्छा। कि तो कुछ नहीं है, मतलब इस लाइन को क्यों ही डाला है यहाँ पे, हाँ ये तो एग्जैक्टली। कुछ मतलब लॉजिक ही नहीं है इसका। सीरियल्स की स्क्रिप्ट्स और वेब सीरीज की जो स्क्रिप्ट्स होती है मूवीज की, वो बहुत अलग different होती है। है। हाँ। सीरियल्स में आपको ऐसा रहता है कि बहुत लंबी लंबी लाइंस लगा दी, आपको बस उसमें continuously बोलना है। कंटिन्यूसली बोलना है, कोई इमोशंस है नहीं है, थोड़े बहुत उसमें है कि आप गुड लुकिंग होने चाहिए, तो आपके सीरियल्स के अंदर कास्टिंग जल्दी हो जाती है। ओ। और आप अच्छे दिखने चाहिए। और वेब सीरीज मूवीज में बेसिक जो आपके अंदर एक्टिंग होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वहां आपका शरीर मैटर नहीं करता, आप कैसे दिखते हो, कैसे हो, काले हो, गोरे हो। और सीरियल्स के अंदर काला गोरा कुछ नहीं है, वहां बहुत अच्छे तरीके से वेल ट्रेन लोगों को लिए थे बस। नाइस। वेब सीरीज मूवीज में चाहिए एक्टिंग, सीरियल्स में चाहिए आपके याद करने की कैपेसिटी, जो आप स्क्रिप्ट याद कर सको 2-2 3-3 पेज की। तो क्या जो स्क्रिप्ट्स होती हैं सीरियल्स की, उसमें आप वर्ड टू वर्ड सेम वर्ड रिपीट करते हैं या खुद के स्टाइल में उसको मोल्ड करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है तो हमें सेम ही लेना, सेम जो लाइन होगी वो सेम लेनी पड़ेगी। पर अगर कुछ ऐसा नॉर्मल है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। फिर वो इम्प्रोवाइज हो जाता है, अपन कुछ भी जो अपनी बेसिक दिनचर्या है। अभी जैसे मुझे जब मैं बता रही हूँ रियलिटी, मैं एक जूनियर आर्टिस्ट करने गई थी फर्स्ट टाइम। राइट। और जब मुझे ये द बेट्स ऑफ बॉलीवुड का काम मिला, अच्छा। तो मैं एक 200 लोगों की भीड़ में खड़ी हुई थी। ओके। सारे जूनियर आर्टिस्ट थे। हाँ। और वहां से मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे वो मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि एक डायलॉग है, तुम कर पाओगी? तो मैंने तुरंत हाँ बोला, क्योंकि मुझे डायलॉग चाहिए था, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। तो मैंने बोला हाँ मैं कर लूंगी। 3 लड़कियां सिलेक्टेड थी, तीनों के पास एक नॉर्मल सी स्क्रिप्ट दी उन्होंने कि आपको एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करना है, तो आपको ये ऑडिशन करना है। तो मैं फटाफट गई, और मुझे वो पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं स्क्रिप्ट अगर कोई मुझे देता है ना, मुझे वो याद नहीं होता। वो कितना भी छोटा हो वो मुझे याद नहीं होगा। मैं अगर खुद से चीजें बना लूंगी ना, मुझे याद हो जाएगा। तो मैंने बोला ये तो मुझे याद नहीं होने वाला। हाँ। तो वो दोनों लड़कियां भी प्रैक्टिस कर रही थी और मैं भी प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने खुद से ही बना लिया कि एक जर्नलिस्ट बात कैसे करती है। तो मैंने वो फट लाइंस अपने दिमाग में सोचे और मैं अपने कोऑर्डिनेटर के पास गई और उन्होंने मुझे डायरेक्टली आर्यन खान की, मैंने सोचा होगा कोई एडी आके ऑडिशन ले लेगा, हाँ। उधर तक जाने की जरूरत ही क्या है। नहीं पड़ेगी। पर जब मैं उनके सामने खड़ी हुई थी तो
मैं ब्लैंक क्या अभी मैं बोलूँ क्या, मैं सब भूल गई। ओके। हाँ, तो उन्होंने मैंने स्टार्ट किया और लास्ट में मेरा ऑडिशन हुआ था। वो दोनों लड़कियों का हो चुका था, लास्ट में मेरा ऑडिशन हुआ और उन्होंने बोला ये कर ली। जब उन्होंने ये बोला तो समझो चाँद आ गए थे कि मतलब बहुत बड़ी बात है कि कोई हाँ। इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे बोल रहा है कि ये कर लेगी, तो एक राइट। मोटिवेशन होता है। मैं गई और 200 लोगों की भीड़ में मैंने वो डायलॉग्स लिए, ठीक से बोला, किया वो, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने, तब मुझे फ़ील हुआ कि मैंने मुंबई आके कुछ किया है। नाइस। क्योंकि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि आपने कर लिया है। बिल्कुल। तो वो आपका एक कंटेंट मोमेंट था कि आज जाके हमने सब कुछ अचीव कर लिया। तो ये आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो लास्टली जो लोग स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं और जो इस इंडस्ट्री में कुछ पहचान बनाना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एंड जो आपका डेली रूटीन होता है, एक्टर एंड डायरेक्टर जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, वो कैसा होता है? एंड कैसे डिफरेंट होता है नॉर्मल लोगों से? जब हम स्ट्रगलिंग डेज़ में होते हैं, हमारा कोई रूटीन नहीं होता। ओके। सच में कोई रूटीन नहीं होता, क्योंकि आपका खाना, आप कभी-कभी आपको ऐसे कॉल आते हैं कि आपको एक छोटा-सा रोल मिल रहा है, फटाफट यहाँ गोरेगाँव आ जाइए, एक छोटा-सा डायलॉग है, आपको बोलना है। पर आप काम को लेके इतने खुश होते हैं ना कि काम मिला है आपको, तो आप सब भूल जाते हैं कि खाना-पीना क्या है। आप भागते हैं कि आपको काम मिल रहा है, क्योंकि आप मुंबई काम के लिए ही हैं। तो उस टाइम ज़्यादा कुछ रूटीन नहीं होता, कभी सुबह भागना पड़ता है, कभी शाम को भागना पड़ता है, कभी नाइट शूट्स होते हैं, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। पर आप अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो आप सिर्फ काम करिए। भूल जाइए कुछ दिनों के लिए खाना-पीना क्या है या फिर चीज़ें क्या हैं। शाहरुख खान सर ने एक बात कही थी ना, खाना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, और ये सच है और सच क्योंकि में होता है ऐसा। आज हम लोगों पर ये सब चीज़ें पड़ रही है तो हमें लगता है कि हाँ, वो सही कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो टाइम जी लिया था। राइट। क्योंकि वो गलत नहीं कह रहे थे कि हम अब जब खुद के ऊपर लेते हैं ना कि हाँ, खाना-पीना, सोना कौन भूलता है। अब आज जब पता चल रही है चीज़ें कि हाँ, कभी-कभी आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है ना, आप सीरियल में होते हैं और वो इतना बड़ा डायलॉग होता है कि आपको टाइम लगता है, तो आप आपकी जो खाने का टाइमिंग हो ना, आप वो भी ले लेंगे कि आधे घंटे खाने में वेस्ट होंगे, उससे बेहतर है मैं स्क्रिप्ट कर लूँगी। क्योंकि आपको वो डर रहता है कि अगर ऑन सेट मैं चुप हो गई ना, हाँ। तो क्या होगा? क्योंकि हमारा यही काम है और हम यही बेहतर नहीं कर पाएँगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेवर हैव आई एवर राउंड। ओके। सो आप दोनों से ही स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कभी हुआ जब ऑडिशन के दौरान आप लोगों ने झूठ बोला हो या कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट बनाई? बोलिए। बहुत बोलते हैं। ओके। कई बार तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं कि सर हम बस पहुंच ही रहे हैं, सर यहाँ पे हम पहुंच ही गए। कि कहाँ हो? कि मैं बाहर हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ सर। और उनको बताना पड़ता है कि सर हम पहुंच गए, क्योंकि अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे, ये मुंबई का ट्रैफिक और ये सब चीजें, लोकल ट्रेन्स, ये सब चीजें बहुत स्विच झूठ करके बोलना आपको आना पड़ता है। और अगर टाइम पे नहीं पहुंचे और अगर उन्होंने किसी और एक्टर को ले लिया, तो भाई मुंबई के ट्रैफिक तो एक्टर और डायरेक्टर्स के लिए काफी बेनिफिशियल। सो आप लोग अब तो खुद एक एक्टर एक्ट्रेसेस बन चुके हैं, काफी रिकॉग्निशन हासिल कर लिया है। कभी ऐसा भी मोमेंट हुआ है, मतलब आप एक एक्टर और किसी भी आपकी इंस्पिरेशन के लिए फैन गर्लिंग या फैन बॉय कर रहे हैं किसी सेट के बाहर, जहाँ पे आपको कभी जानता भी नहीं था कोई? मैंने नहीं किया कभी ऐसा। ओके। ऐसा कोई रोल जो आपने जस्ट फॉर मनी किया हो, बट आपका सॉल उसको करने के लिए रेडी ना हो? मैंने किया। मैंने भी किया है। So guys, this was it, and this was really fun, candid and authentic conversation with the behind the screen, on the screen truths, and we got many things to learn from both the aspiring artists here. एंड इन लोगों ने जितनी सच्चाई से और शिद्दत से चीज़ें बताई, आई होप आप लोगों को सुन के काफ़ी मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड कमेंट डाउन योर फेवरेट गेस्ट जो आप पॉडकास्ट सीरीज़ पे देखना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर आज का जो सीरीज़ का एपिसोड है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रहा होगा। आप लोग ऑन कैमराज और ऑफ कैमराज की सच्चाई के बारे में जानकर काफ़ी सारे मिथ्स भी आप लोगों के बस्ट हुए होंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। एंड इट्स यू कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पॉडकास्ट पर? बहुत अच्छा लगा हमने मुझे यहाँ काफी पे एंजॉय किया। एज अ गेस्ट आप पॉडकास्ट को कितना रिकमेंड करते हैं और फ्यूचर फीडबैक्स क्या है? पॉडकास्ट में जाना सही लगता है ओके। और था मेरा काफ़ी टाइम से,
कि मुझे कोई पॉडकास्ट में बुला ले, पर पता नहीं था कि ये अब इतनी जल्दी हो जाएगा। सो आपका ड्रीम कम ट्रू। हाँ जी। एंड खुबी फॉर यू? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं पॉडकास्ट करने का, पर जब ग्रीश ने मुझे बोला कि और हम एक पॉडकास्ट में जाने वाले हैं, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि चलो कुछ तो नया करेंगे अभी। थैंक यू और सो उससे मच। ज़्यादा मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। Thank you so much. So let's say it together. Like, share and subscribe. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय गाइस, अगर आप पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब के प्रीमियम साइट पर आ चुके हैं, बिकॉज एज वी प्रॉमिस्ड हम यहाँ पे आपको रॉ एपिसोड्स प्रोवाइड करते हैं, रॉ कन्वर्सेशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड आई होप यहाँ पे आपको मोटिवेशन के साथ साथ वो रियलिटी देखने को मिलती है जहाँ पे आप एज बिगिनर कैसे ग्रो करके एक प्रोफेशनल और ग्लोबल लेवल पे एक पर्सनैलिटी बन सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, because you don't want to lose the opportunity to go global with your simpleness and awesomeness. So say podcast, stay tuned to it and stay honest.